सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण या उदारीकरण। तो इसका आंसर है डी, उदारीकरण। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना, यह मुख्यतया उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। एक होता है निजीकरण। निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। एक वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया है। और अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन या राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका आंसर है राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये उस समय पूछा गया है जब यह एग्जाम हुआ था। ऑप्शन है शिवाजी पांडे या के विनोद चंद्रन या राजेंद्र मेनन या अमरेश्वर प्रताप। तो इसका आंसर है के विनोद चंद्रन। पटना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया। हाल ही में बीपर जो एक खबरों में था वह क्या है? लेखक, खिलाड़ी, महामारी या चक्रवात? तो बीपर जो है यह एक चक्रवात है। खबरों में रहा बीपर जो एक चक्रवात था। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तिरोड़ा, चंद्रपुर, कहलगांव, ट्राम्बे? तो इसका आंसर हो जाएगा कहलगांव। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। कहलगांव कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? आधा होता है या 1/3 भाग या 1/4 भाग या 1/6 भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 यानी 6वां भाग होता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर 1/6 होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा पर वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगती है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुनी है। खगोलीय पिंड एक तरफ है, एक तरफ द्रव्यमान है केजी में और त्रिज्या मीटर में। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुना 10⁻24 है और त्रिज्या 6.37 गुना 10⁻6 है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 गुना 10⁻22 है और इसकी त्रिज्या 1.74 गुना 10⁻6 है। स्रोत है एनसीईआरटी कक्षा 9 अध्याय 10 पेज नंबर 152 से 153 में। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस या 337 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है
उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों का इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 बराबर 373 के होता है। अगला प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता बढ़ाती है, तरलता घटाती है, या तरलता को प्रभावित नहीं करती है, या दीर्घकालीन ब्याज दर तथा अस्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी, परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, असंभव कार्य करना, उत्साहित होना, या सिर्फ कल्पना करना? तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अन्य विकल्प असंगत है। ऐसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरा जैसे हथेली पर सरसों उगना अर्थ होगा असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अक्ल के घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? माही, चंबल, तापी, नर्मदा? आंसर हो जाएगा नर्मदा। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जल प्रपात, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जल प्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश भाग जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैल कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास, या द्वंद्व समास? तो इसमें तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। समास के भेद अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है गुरु के लिए दक्षिणा, विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः यह तत्पुरुष समास है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय सिनेमा का विकास सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग रोकना, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, या ज्ञान पोर्टल का विकास सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? सिलिकॉन ग्रेफाइट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है।
कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया? अंग्रेज बैरिस्टर, कठियावाड़ी किसान, कठियावाड़ी बनिया, हिंदू संत। तो इसका आंसर है कठियावाड़ी किसान। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वह आजीवन पहनते रहे। स्रोत है एनसीईआरटी कक्षा 9 पेज नंबर 174। अगला प्रश्न है मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी मेनर, फिफ एस्टेट, एबी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फिफ कहलाती थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? असाबित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीकृत नमक। तो इसका आंसर हो जाएगा असाबित जल। असाबित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। असाबित जल एक यौगिक होता है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। स्रोत है एनसीईआरटी केमिस्ट्री कक्षा 9 अध्याय 2 पेज नंबर 15-16। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? विलियम कैसर की नीति, परस्पर विरोधी गुट, शस्त्रीकरण की होड़, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को या भूतपूर्व अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को या राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। तो इसका आंसर है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, तुर्की, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलकर कुल 21 सदस्य हैं। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की,
यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ 2023 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? गुड़हल तथा सरसों, सरसों तथा तरबूज, गुड़हल तथा तरबूज, सरसों तथा पपीता। तो इसका आंसर है गुड़हल तथा सरसों। गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। पुष्प पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल में बीज उत्पन्न करता है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है। इस डंठल को वृंत या पेडिसेल कहते हैं। वृंत के सिर पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं। एक प्रारूपित पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं, जिन्हें पुष्प के चक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बाह्य दलपुंज, पुमंग, नर जनन अंग होता है पुमंग, जयांग मादा जनन अंग होता है। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जयांग को आवश्यक अंग कहते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया? कुश्ती, हॉकी, टेनिस, मुक्केबाजी। तो इसका आंसर है टेनिस। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। तो इसका आंसर है पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे, जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज की बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोमियो डिजाज, पुर्तगाली व्यापारी, द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगाली द्वारा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। इसका स्रोत BST-BPC कक्षा 9 भौगोलिक खोजें पेज नंबर 1, 2, 3, 4 से लिया गया है। प्रश्न है, विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10 से अधिक नहीं होगा। 1/4, 1/3, 2/3 या 1/6 भाग। तो इसका आंसर है 1/3। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। अगला प्रश्न है, डेमोस शब्द का तात्पर्य है जनता, शासन, कानून, इच्छा। तो इसका आंसर है जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जनता और शासन। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं?
3 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका आंसर है 7 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किसान के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। अगला प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंधित है? समानता से, धर्म की स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता से, शिक्षा से। तो इसका आंसर है धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल स्थित है? अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में या यूरोप में? तो इसका आंसर है अफ्रीका में। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, तिलक या सरोजिनी नायडू या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए? दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/5 या दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/8 या दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 या दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/12। तो इसका आंसर है 1/10, ऑप्शन नंबर सी। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति 1/10 होने चाहिए। यदि 1/10 सदस्य नहीं है तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। यह न्यूनतम संख्या है। 1/10 सदस्य होना अनिवार्य होता है, जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या योजना आयोग या नीति आयोग। तो इसका आंसर है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। अगला प्रश्न है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय या अनवीकरणीय या संरक्षित या आरक्षित। तो इसका आंसर है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि। ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। एक नवीकरणीय होता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आते हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म, चट्टान, अवसाद
या ये सभी? तो इसका आंसर है जीवाश्म। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए। जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात के आकलन करने के दो घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो इसका आंसर है एससी यानी अनुसूचित जाति। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति यानी एससी के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961-66 से चल रही है। इसे 1989-90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 18 में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बीएसएनएल, टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स। तो इसका आंसर है बीएसएनएल। बीएसएनएल भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, रैनबैक्सी दवाइयाँ एवं एशियन पेंट्स यानी पेंट, ये सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम अब क्या होता है? बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती है और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती है। ये सभी बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं। बीएसएनएल भारत सरकार का कंपनी है जो सिर्फ भारत में संचालित होती है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है? पृथ्वी 1 या पाइथन 5 या अग्नि 1 या शौर्य। तो इसका आंसर है पाइथन 5। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? प्रतिभा पाटिल या प्रणब मुखर्जी या एपीजे अब्दुल कलाम या रामनाथ कोविंद। तो इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल बने थे और उसके बाद राष्ट्रपति भी बने। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे थे। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 2022 ईस्वी तक रहे। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है समजात अंग, समवृद्धि अंग,
अवशेषी अंग या जटिल अंग? तो इसका सही आंसर है समवृत्ति अंग। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृत्ति अंग है। समवृत्ति या समरूप अंग पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के माध्यम की त्वचा के फैलाव से बनता है, पक्षी परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है, जो पैर से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संघटकों में बहु अंतर है। वे एक जैसी दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। समजात अंग भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू का कंद और घास भूस्तारी, ये सभी समजात अंग होते हैं। एक होते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंगों को मानव, पौधों और जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स, अक्ल दाढ़, बाहरी कान, टॉन्सिल, साइनस आदि, ये सभी अवशेषी अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या व्योमेश चंद्र बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। A.O. ह्यूम क्या थे? यह एक ICS अधिकारी था, अवकाश प्राप्त यानी रिटायर्ड ICS अधिकारी थे A.O. ह्यूम। इन्हीं के द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किया गया। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव A.O. ह्यूम थे। ठीक है, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव A.O. ह्यूम थे, जो ICS अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी थे।